मुझे ना एक चीज़ अपनी माँ की बचपन की बहुत याद आती है। एक तो वो जो थोड़ा थोड़ा कभी कभी फुलकारी पे काम करती थी। दूसरा ना वो बांस के पक्षियों को ना ऐसे जोड़ लेती थी। जोड़ के ना उनमें धागा एक के ऊपर बांधा, फिर दूसरे आगे ले गए, फिर उसका आगे ले गए, फिर उसका आगे ले गए। उससे ना एक ऐसा पंखा तैयार हो जाता था, वो पंखा चलने का। तो उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और मुझे लगता है कि ये जो लाइनें हैं, जो मैं लाइनें खींच रहा हूँ, वो धागा ही है एक तरह से। और वो जैसे धागे को बांध के एक के साथ दूसरा धागा, तीसरा धागा, वो अलग अलग कलर से करती थी। ऐसा ही मेरी पेंटिंग के अंदर भी होता है। मैं जब नेशनल गैलरी में आर्ट कलेक्शन का इंचार्ज हुआ तो मैंने एक काम देखा, वहाँ किसी बाहर के आर्टिस्ट का था। वो ऑलमोस्ट वैसे ही था जैसे मेरी माँ ने पंखा बनाती थी। तो मैंने कहा मेरी माँ भी तो पंखा बनाती थी ऐसे ही, बहुत बड़े तो नहीं बनाती थी, छोटे छोटे ही बनाती थी। पर उसको अगर इलाज किया जाए तो वो जो काम आजकल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में बाहर के आर्टिस्ट का लगा हुआ, ऑलमोस्ट उसके अनुरूप है। तो ये एक बचपन की याद जो है, ये मेरे को अक्सर आती रहती है। और कभी कभी काम करते करते भी लगता है कि ये धागे, मैं धागे पर रो रहा हूँ और धागों के द्वारा बन बल्कि एक पेंटिंग में मैंने कोशिश की धागे के साथ उसको करने की। एक एम्बेसी में एक दिन की वर्कशॉप थी, तो उसमें कुछ एक एरिया था, उसमें मैंने स्पेशली उनके द्वारा धागा बनाया और धागा मैंने उस खाली स्पेस में सी दिया। तो लोगों को बहुत पसंद आया। और क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, तो लिमिटेड टाइम में आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है जो आपकी बात को और लोगों तक ले जा सके। तो इस तरीके के छोटी छोटी चीज़ें जो है जीवन में घटित होती रहती हैं, कोई ना कोई वो आपको प्रभावित करती हैं। मेरे घर में आर्ट करने वाला तो कोई नहीं था, भाई बहनों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको आर्ट की तरफ जाना था। सब लोग अपनी अपनी एरिया में अलग अलग रहे। और कभी हमारे पेरेंट्स ने ये भी कंपेल नहीं किया आप यही करिए, ये मत करिए, ये मत करिए, ऐसा नहीं कहा गया। आर्ट करते थे, उनको पसंद आता था नहीं आता था, तो आर्ट कॉलेज में जाने के लिए ज़रूर वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। पर जब मेरी जॉब लगी बाल भवन में, और जब मैं पहली बार फादर के पास गया तो, और उन्होंने मेरे से पूछा तेरी क्या सैलरी लगी है, तो वो बहुत खुश हुए। वो बोले इस सैलरी पे तो मैंने ख़त्म किया है जिस सैलरी से तुम स्टार्ट हो रहे हो। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे मन के अंदर बात थी कि फ़ादर ने जहाँ छोड़ा था वहाँ से आगे बढ़े। और फादर कहते थे कि मुझे तो एक लाइन भी ड्रा करनी नहीं आती थी, तुम इस लाइन में कैसे चलेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक उल्टी धारा में जाने का ना आदमी का प्रयास रहता है। वो सोचता है कि मैं सारी जितनी भी बंदिशें हैं, जितने भी चारों तरफ की रुकावटें हैं, उनको कैसे तोड़ के आगे बढ़ सकता हूँ। तो शायद यही बात थी जिसने मुझे हमेशा प्रेरित किया और आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। नमस्कार, मैं किशोर लाबर वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम लीडिंग आर्टिस्ट इंटरव्यू ऑफ इंडिया के क्रम में आज हमारे साथ है हमारे देश के सीनियर आर्टिस्ट एस.के. साहनी जी। आज हम एस.के. साहनी जी की जवानी, उनकी कला यात्रा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू आवर शो सर। कला यात्रा तो बहुत पहले से शुरू हुई थी, पर उतना लंबा एक्सप्लेन करना तो इस इंटरव्यू में मुश्किल होगा। पर मोटे मोटे तौर पे जब मैं 8वीं में था तब उस ड्राइंग टीचर जो ड्राइंग करते थे वो उनसे थोड़ा सा प्रभावित हुआ। पर उसके बाद में पटियाला में जहाँ हम लोग रहते थे, वहाँ हमारे सामने में एक पेंटर की, साइन बोर्ड पेंटर की शॉप थी।
वो थोड़ा हैंडीकैप था, तो उसको हेल्प करने के लिए, लाइनें वाइनें लगवाने के लिए, मैं छोटा सा बच्चा ही तो था उन दिनों, 9th या 10वीं में पढ़ता था, तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। स्पेशली एनेमल पेंटिंग को जो के बारे में, कैसे बनाते हैं, बोर्ड में क्या क्या करते हैं, किस तरीके से नीचे ग्राउंड तैयार करते हैं, ये सब देखते देखते और पूछते पूछते बहुत कुछ जान लिया, और उससे आर्ट में इंटरेस्ट भी बढ़ता चला गया। तो 10वीं पास की तो आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, आर्ट करना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली मेरी फर्स्ट डिवीज़न आ गई, तो घर वालों ने कहा नहीं, अब आर्ट वार्ट तो तुम्हारा जैसा भी है उसको हॉबी रहने दो, और अब आप जो है ना, या तो जॉब करो या आगे स्टडी करो। तो मैंने आगे स्टडी करना ही बेहतर समझा, तो मुझे लुधियाना में इंटर साइंस के लिए एडमिशन मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में, तो वहाँ स्टडी किया। पर साइंस में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और साइंस के कॉलेज का एक फ़ायदा था कि उसकी लाइब्रेरी में जितनी भी आर्ट की किताबें थी वो सारी एक सिरे से आखिर तक सब पढ़ ली, और केवल पढ़ी ही नहीं, उनमें जो जो लिखा होता था उसको घर में प्रैक्टिकल भी करता था। विद द रिजल्ट के आर्ट के बारे में जो थोड़ी बहुत समझ बननी चाहिए थी इनिशियली, वो बनी, और आर्ट में इतना इंटरेस्ट फिर हुआ कि आगे जाके 1-2 साल के बाद जब मैंने ड्राफ्ट्समैन सिविल कोर्स भी कर लिया, तो मैंने जॉब करने की बजाय जे स्कूल ऑफ आर्ट में जाके प्रॉपर आर्ट सीखना ही बेहतर समझा। तो जे में जाके वहाँ 3-4 साल तक स्टडी किया। ये आपने जे स्कूल ऑफ कॉलेज आर्ट जो है वो आपने कौन से साल में स्टार्ट किया? ये मैंने वहाँ जाके 58 में ज्वाइन किया था, 58, और 62 में यहाँ दिल्ली के अंदर बाल भवन के अंदर मुझे जॉब मिल गई। तो मैंने यहाँ आके जॉब करना शुरू किया। वहाँ पर बहुत चैलेंजिंग जॉब था कि हम लोग एक वहाँ बच्चों का एक म्यूज़ियम बनाना चाहते थे। वो एक कल्पना थी, और वो कल्पना डॉक्टर सहस्रबुद्धे नाम के एक व्यक्ति थे जो अब नहीं रहे, उन्होंने किया था, और वो प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला, जिसमें कि हम बच्चों के लिए विजुअल एड्स बनाते थे। आजकल तो पढ़ाई के लिए सब तरह के एड्स मौजूद हैं, हमारे पास वीडियोस हैं अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। उन दिनों ये सब कुछ अवेलेबल नहीं था, तो विजुअल एड्स जो थे हम स्पेशली बच्चों के लिए सब्जेक्ट लेके बनाते थे। उसमें बहुत अच्छा लगता था सब्जेक्ट को पढ़ना, स्टडी करना, फिर उनके ऊपर विजुअल एड्स बनाना। वहाँ काम करते करते फिर मैंने, और मेरी पढ़ाई भी आगे साथ में जारी रखी, साथ में ड्राइंग और पेंटिंग के अंदर भी अपनी क्वालिफिकेशन को भी बढ़ाता रहा। इस तरह दोनों काम चलते रहे, और फिर आगे जाके मैंने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में 72 में ज्वाइन किया एज ए कीपर, डिप्टी कीपर एजुकेशन। सर एज आर्ट क्यूरेटर? क्यूरेटर की बजाय वहाँ ज़्यादातर शब्द जो है ना कीपर का इस्तेमाल होता था, तो डिप्टी कीपर मैंने एजुकेशन ज्वाइन किया, और मैंने उस फील्ड में भी, क्योंकि मैं बाल भवन में काम कर चुका था और मेरा आर्ट में भी इंटरेस्ट था और एजुकेशन में भी इंटरेस्ट था। 1972 में आपने ज्वाइन किया? 72 में ज्वाइन किया NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न। तो उस टाइम जो है कि 1997 में, आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कला के प्रति कितना रुझाव था आर्टिस्टों का, और कितना मतलब लोग जो है आर्ट के बारे में इतनी जागृति नहीं थी, और हम लोग जो अपने प्रोग्राम बच्चों के लिए करते थे वो इसी उद्देश्य से थे कि उनके अंदर आर्ट की प्रवृत्ति को कर सकें, और स्कूलों को इनवाइट करते थे, और स्कूल्स के बच्चे आते थे, उनको गाइडेड प्रोग्राम म्यूज़ियम दिखाने का करते थे। उसी बीच में फिर मेरा 3-4 साल के बाद मैं वहाँ पर आर्ट कलेक्शन देखने लगा। तो आर्ट कलेक्शन में वहाँ जो नई कलेक्शन होती थी, नए वर्क्स परचेज किए जाते थे, उसकी सारी देखभाल और कलेक्शन की सारी देखभाल वो मैं करता था। आप करते थे? उस काम को मैंने काफ़ी सालों तक किया, और वहाँ से मैं एज ए कीपर
1995 में रिटायर हुआ। रिटायर हो गए 90। पर इस बीच में वहाँ जो लेक्चर होते थे और जिस तरीके का आर्ट के बारे में बातचीत होती थी, उन सब का बहुत प्रभाव पड़ा। और डॉक्टर सिहारे थे, वो जब हमारे बच्चों के लिए लेक्चर देते थे तो वो कहते थे कि आर्ट में नया, मॉडर्न आर्ट का मतलब यह है कि कुछ नया किया जाए। हर आर्टिस्ट को अपनी तरह से एक नया काम करना चाहिए। उससे बहुत प्रेरणा मिली और बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या ऐसा करूं जिससे कि मेरी अपनी छाप मेरी कला के ऊपर हो। तो वहीं से ये लाइंस का काम जो है उसी प्रेरणा का एक स्रोत था, जिसके पीछे सिहारे की जो बातचीत थी, जो लेक्चर्स उनके सुने थे, या वहाँ के जो आर्टिस्ट आते थे उनसे जो मुलाकातें होती थी, उनके प्रभाव से मैंने एक बिल्कुल नई पद्धति, जो पद्धति अपने में अलग से थी, एक अपनी पहचान बनाने के लिए मैंने शुरू की। धीरे धीरे तो पहले ड्यूरिंग द सर्विस आपने ये स्टार्ट किया था या आफ्टर रिटायरमेंट आपने ये? नहीं, मैंने ये काम जो था ये लगभग सर्विस के बीच में ही शुरू किया था। शुरू कर दिया। जैसे मैंने कहा कि सिहारे के लेक्चर्स वगैरह से प्रभावित होकर, तो जो ऑफिस आवर बाद में होता था, टाइम मिलता था, तो मोस्टली मैं घर में ही करता था, वहाँ कभी ऐसा काम नहीं किया। तो अपनी ड्यूटी के टाइम पे मैंने कभी लेटर तक किसी को नहीं लिखा, और पूरी तरह वो भी काम इतना चैलेंजिंग होता था। आर्ट कलेक्शन देखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है, बड़ा अपने में एक मज़ा भी आता था पेंटिंग को रख रखाव में। तो बाकी जो अपना काम करना होता था वो मैं घर पे ही करता था। पर कभी कभी कोई पेंटिंग ले जाता था, वहाँ के आर्टिस्ट जो देखते थे तो वो बहुत अप्रिशिएट करते थे, और कभी कभी कोई आर्टिस्ट बहुत उसके बारे में कोई टिप्पणी दे देता था, तब भी वो लगता था कि कुछ मैं कर रहा हूँ। और उस बीच में काफ़ी बार एग्जीबिशन भी शुरू में किए। आपने सबसे पहली एग्जीबिशन आपका कब, कौन सी है? मैंने वैसे तो तकरीबन 1972 में सबसे पहले त्रिवेणी में शो किया था, जिसमें लिनो कट थे और पेंटिंग थी। 8 दिन के वहाँ त्रिवेणी की छोटी गैलरी में एग्जीबिशन 10 दिन के लिए करते हैं। तो 5 दिन मैंने लिनो कट लगाए थे, 5 दिन मैंने पेंटिंग्स लगाई थी। पर वो बिल्कुल अलग पद्धति की, जैसे हम लोग सब करते आ रहे हैं, उसी तरह के काम थे। पर उसके बाद में जब मैंने धीरे धीरे लाइंस के अंदर काम करना शुरू किया, और कई साल तक तो वो मैंने किसी को दिखाया भी नहीं कि मैं क्या करता हूँ। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो लोगों ने देखा और ग्रुप शोज में पार्टिसिपेट किया, और धीरे धीरे रिस्पांस मिलने लगा, फिर अपने में भी उसमें एक कॉन्फिडेंस आने लगा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ मुझे लगने लगा कि इस क्षेत्र में कुछ नया किया जा सकता है, तो मैं उसमें आगे करता चला गया। एग्जीबिशंस किए, बहुत बार एग्जीबिशन किया त्रिवेणी की छोटी गैलरी में। हर 3 साल के बाद मैं लगभग शो करता था, और हमेशा 1 साल में ललित कला अकेडमी और आईफेक्स और साहित्य कला परिषद, ये तीनों जगह में हर साल पार्टिसिपेट करता था। चाहे पेंटिंग सिलेक्ट हो ना हो, कैसे भी हो, पार्टिसिपेट करना एक लगता था कि बहुत ज़रूरी है। उसमें मैं हमेशा एक चैलेंज रहता था कि कुछ नया काम किया जाए, कुछ किया जाए। तो घर में भी मैं बहुत बिजी रहता था, ऑफिस में भी बिजी रहता था, तो टाइम का कितने साल निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। तो रिटायरमेंट के बाद भी ये काम को फिर मैंने आगे बढ़ाया। सर, हम आपकी जो रेखाओं में आप काम करते हैं, ज्योमेट्रिकल, इसके बारे में, इसके लाइन के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ आप बताइए। लाइन का तो ये था कि मैंने जब स्ट्रेट लाइन में काम शुरू किया तो कोई मेरे सामने ऐसा कोई आगे जिन्होंने काम किया ऐसा कोई देखने को ज़्यादा मेरे सामने नहीं था। और मैंने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किए। मैंने देखा कि लाइन अपने में तो कोई महत्व नहीं रखती, पर लाइनों के साथ मिलके जब लाइनें का एक समूह आगे बढ़ता है तो उसके साथ हम
उस स्पेस के द्वारा काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल नई फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और मेरा पहले से ही शुरू से ही ये सोच थी कि मैंने अपनी पेंटिंग के अंदर कोई इलस्ट्रेशन नहीं बनानी है, कोई जो चीज़ देखी गई है दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है, उनका कोई भी इमेज मेरी पेंटिंग में नहीं आना चाहिए। और उसके अंदर एक बिल्कुल अपनी अलग तरह की अनुभूति, एक अलग तरह का अनुभव उस पेंटिंग के द्वारा पैदा होना चाहिए, बिल्कुल जो कि अनपैरेलल हो, जिसको यूजुअली हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सके, पर उसकी एक अलग सी धारणा, एक इमेजिनेटिव फॉर्म जो है वो क्रिएट हो सके। फिर कैनवस के ऊपर काम शुरू किया, और कैनवस के ऊपर भी फिर काम करते करते फिर बीच बीच में धीरे धीरे कलर इंट्रोड्यूस किया। कलर इंट्रोड्यूस करते हुए भी ये हमेशा यही ध्यान रहा कि ऐसा नहीं हो कि मेरा कलर इम्पॉर्टेंट हो जाए और लाइन जो है वो पीछे रह जाए। लाइंस की हमेशा इम्पोर्टेंस को मेंटेन करते हुए कलर को ऐसे सबड्यू तरीके से इस्तेमाल करने का मेरा प्रयास रहा। और कलर को जैसे लोग अक्सर टेक्सचरल क्वालिटीज़ की ओर बहुत ध्यान देते हैं, पेंटिंग के अंदर टेक्सचरल क्वालिटी होना चाहिए, पर मैं सोचता था कि वाई टेक्सचरल क्वालिटी, मेरी पेंटिंग के अंदर टेक्सचरल क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है। कहीं अगर पेंटिंग में टेक्सचर आ भी जाता है तो मैं जानबूझ के उसको ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर लेयर पर लेयर काम करता चला जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अलग तरह की सोच, एक अलग तरह का प्रभाव अगर हमने पेंटिंग के अंदर पैदा करना है तो वो पहले आपके अंदर आना चाहिए, आपके अंदर से ही वो उसका जन्म लेता है। बिल्कुल। और मुझे अपनी पेंटिंग के लिए कभी भी कोई इमेज पहले रफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं डायरेक्टली पेपर के ऊपर काम शुरू कर देता हूँ, और एक लाइंस जब ड्रॉ हो जाती है, वो एक लाइन ड्रॉ करना तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, बहुत सोचना पड़ता है क्या इमेज क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। पर जब कुछ नहीं तो एक दफ़ा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उस लाइन के द्वारा फिर और लाइनें जो है अपने आप जन्म लेने लगती हैं। मुझे उसके लिए ज़्यादा कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल जैसे खेल है, खेल में हमने बॉल लिया, किक की मारी, अब बॉल जहाँ भी गया है उसको वापस हमने किक मारनी है। वो किक को जो प्लेयर है वो किक ही तो मार रहा है। ऐसी मेरी लाइनों को भी मैं किक मार रहा हूँ, एक लाइन को किक मारा, दो लाइन को किक मारा, वो लाइनें मूव करती चली गई, और वो अपने आप ही एक अजीब सी फॉर्म, एक अजीब सा अनुभव मेरे अंदर पैदा करती हैं। मुझे उसका बनाना करना जो है, उसके बिल्ड होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अगर जब मैं काम नहीं करता हूँ तो मुझे लगता है कि आज तो कुछ किया नहीं है, चाहे मैं सारा दिन बिजी भी रहा हूँ, पर अगर वो काम नहीं किया है तो ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है। तो वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि लाइनें जो हैं वो बनती चली जाएं और उनके अंदर एक नया दृष्टिकोण, एक नई सोच, एक नई उमंग, एक नई धारा पैदा होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ऐसा कुछ आप मतलब देखिए आर्टिस्ट बहुत सारे अच्छे पेंटिंग बनाते हैं, कभी कभी मतलब आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जो कि आपको अपना काम थोड़ा सा आपको अलग सा दिखने लगा, कुछ आपको मतलब मैंने ये अच्छा नहीं बनाया, ऐसा कुछ आपके एक्सपीरियंस? नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि पेंटिंग आप बनाते चले जाते हैं, कभी कभी तो पेंटिंग जो है ना इतनी खुशी देती है आपको लास्ट में। मैंने अभी एक काम किया था तो मैंने अपने दोस्त, आर्टिस्ट दोस्त को टेलीफोन किया, या आज पहली बार रियलाइज हो रहा है कि मैं अपनी पेंटिंग के ऊपर ना सामने साइन करूं, नहीं तो मैं अपनी पेंटिंग को कभी साइन नहीं करता। साइन करने की स्पेस ही नहीं होती, और हमेशा लगता है कि साइन करने से पेंटिंग का जो अपना चार्म है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा, मेरी पेंटिंग अनसाइंड है और उनके पीछे साइन करता हूँ। पर ऐसे करते करते भी पेंटिंग कई बार ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग ना ठीक नहीं हुई, इसमें वो बात नहीं आई जो बात होनी चाहिए थी। तो ऐसी कभी पेंटिंग हम इधर उधर रख देते हैं, देखते हैं तो बुरा लगता है चलो आप आज इसको डिस्ट्रॉय कर दें। एक बार ऐसे ही एक पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करते करते उसके एक नई फॉर्म उसमें से क्रिएट हुई, और उस फॉर्म का मेरे अंदर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि रेखाओं की जो कंटिन्यूटी थी, जो मैं इतने मेहनत से
कई सालों से जोड़ रहा था वो टूट गई, पर उसके टूटने से एक नया तरह का प्रभाव पैदा हुआ और उस सीरीज में फिर बाद में आगे जाके मैंने बहुत काम किया। वो सीरीज ऐसी थी कि आप वर्टिकली जो है एक पेंटिंग आप एक स्क्वायर लेते हैं, उस स्क्वायर के अंदर आप वर्टिकल कॉलम्स क्रिएट करते हैं। उन वर्टिकल कॉलम से आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और ऐसे काम करते हैं कि वो काम जो है आगे वाला जो कॉलम है वो पीछे वाले कॉलम के साथ कहीं न कहीं उसका रिलेशन बना रहना चाहिए और उस रिलेशन को भी बना रहना चाहिए, वो अपने आप में भी कंप्लीट होना चाहिए। बिल्कुल। इस तरह से एक नया सोच पैदा करने के लिए वो पेंटिंग का मेरा डिस्ट्रॉय करना बहुत सक्सेसफुल हुआ। उसमें मुझे एक नई दिशा, एक नया सोच, एक नई खुद को, और उस पद्धति में फिर काफ़ी सालों तक काम किया। वो रिफ्लेक्शन सीरीज थी। मैंने एक बार एक अपने दोस्त को कहा कि भाई अब लगता है ये मैं रिफ्लेक्शन सीरीज अब और नहीं करने वाला। वो कहता नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है तुम 2 साल 3 साल 4 साल के बाद फिर सोचो कि चलो इस रिफ्लेक्शन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पर अब तो अभी वो सोच हुआ नहीं है, उस रिफ्लेक्शन सीरीज को तो आगे नहीं बढ़ाया है, पर आगे अब और कई तरह से काम कर रहा हूँ। जैसे अभी मेरा शो हुआ था डेलास में। डेलास अमेरिका में एक जगह है टेक्सास में, वहाँ एक म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ ज्योमेट्रिक एंड मेडी आर्ट। उन्होंने मेरा शो स्पॉन्सर किया था। उस शो देखने के लिए, शो के टाइम इनॉग्रेशन के लिए मैं वहाँ मौजूद था और साथ में मैंने म्यूजियम देखा। उस म्यूजियम के देखने से मेरे को बहुत प्रभाव हुआ और वहाँ पर उस पूरे म्यूजियम के अंदर सारे के सारे वर्क जो थे वो ज्योमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्शन थे, ऑल वर ज्योमेट्रिकल। एक भी वर्क जो था फिगरेटिव उसमें नहीं था और सब बड़े बड़े आर्टिस्ट जिनके केवल नाम अमेरिकन आर्टिस्ट या दूसरे देशों के आर्टिस्ट का नाम ही सुना था, उनके काम वहाँ एक साथ देखने को मिले थे। तो उस म्यूजियम ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। जब वहाँ से मैं लौट के दिल्ली आया तो मुझे लगा कि अब मैं जैसे पहले काम कर रहा था ऐसे मैं काम नहीं करूँगा, अब मैं भी एक नए तरीके से काम करूँगा। तो उसमें अब मैंने जो अभी नई सीरीज़ शुरू की है वो स्पेस डी सीरीज़ है। उसमें 2 रेखाएं जो आपस में पहले पैरेलल चलती थी, वो उसके बीच का जो अंतराल था उसको मैंने कलर से भरना शुरू किया। तो वो कलर में भरने से उन लाइनों के बीच में एक तरह के रिबन्स क्रिएट हुए हैं। उन रिबन्स के द्वारा मैं नए फॉर्म जो है क्रिएट कर रहा हूँ। इस पद्धति के चेंज होने से काम करने का तरीका भी बदला है, थोड़ा पेंटिंग की तरफ अप्रोच भी बदला है, कलर्स को भी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी है। जो लाइंस की पहले इम्पोर्टेंस थी वो धीरे धीरे कम होने लगी है और पर रिबन्स में भी वो लाइंस का महत्व मैं अभी भी बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कभी हो सकेगा कि आप मेरी इन रिबन्स वाली पेंटिंग को देख सकें। सर, अभी आपने मतलब अभी तक जो है कि आपने काफ़ी सारी सब्जेक्ट में काम किया है, मतलब लाइन के ऊपर आप कह रहे हैं कि कुछ अभी आप रिबन्स के ऊपर कर रहे हैं। इन फ्यूचर जो है कि आपको कोई मतलब कुछ और भी मतलब अपने काम को चेंज करने की अगर कुछ आपने सोचा है या इसी फॉर्म में आप काम करते जाएंगे? नहीं, पहले जैसे बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कर लेते थे। अब एज के साथ एक तो थोड़ा जो ज़्यादा क्रिएटिविटी ला के कुछ नया तरीके से काम करने का जो है वो अब नहीं कर सकते। उसके लिए जो मटेरियल का भाग दौड़ करना है, उसके लिए वो सब जो है वो आपको फिजिकली जो है वो आपको अलाउ नहीं करता वो सब करने के लिए। अभी तो केवल वो जो आपके जो बेसिक तरीका है उसी को लेकर उसमें कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर हो सकता है कि जैसे अभी फिर मैं अभी इस मंथ में ही न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और मैं जब भी बाहर जाता हूँ वहाँ म्यूज़ियम देखने का
और वहाँ की गैलरीज को देखने का, वहाँ की अखबारों को पढ़ने का, ये मेरा बहुत बड़ा काम रहता है। और उस सारे ने वहाँ देखने से कुछ न कुछ नई चेंज ज़रूर होती है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब इस बार जब आप मैं बाहर अमेरिका जाएंगे। से लौटूंगा तो एक नई चेंज मेरे अंदर काम में आएगी। और अगर मुझे भगवान ने मौका दिया तो इस काम को अपने नए ढंग से करने की तरफ पूरा प्रयास करूँगा। सर, ये जो अभी हमारे 1.5 साल से ऊपर जो हमारे देश में ये पूरा पूरा विश्व भर में जो एक पैंडेमिक आया हुआ है, उसमें आर्टिस्ट के ऊपर ये मतलब इससे आर्टिस्ट के ऊपर कैसे प्रभाव डाला हुआ है? क्या आपको, क्योंकि आप तो काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी सारे आर्टिस्ट के सर्कल में आप रहते हैं, तो कुछ हमें इसके बारे में कुछ बताइए सर। नहीं, ये जो कोरोना का हम लोगों को सहना पड़ा इतने लंबे अरसे तक, और सभी लोगों ने सहा, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको सहा, सब लोगों ने अपने अपने ढंग से इसके बारे में अपने को ढाला। कुछ लोगों ने उसी तरह मेरा काम करने के तरीके में, क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ना कोई एक पर्टिकुलर कहानी कहने की तरफ कोई प्रयास है, ना रियलिटी को शो करने की तरफ प्रयास है, इसलिए मेरे काम में तो वो ज़्यादा चेंज नहीं देख सकते हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन उन चीज़ों का आता है। और ज़रूर ये भी ज़रूर हुआ है कि इस सारे पीरियड में जो एक डिप्रेशन मन के अंदर रहा, उसमें फॉर्म के अंदर ज़रूर अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग ढंग से, जो जैसा पहले हो सकता था उससे अलग चेंज तो ज़रूर हुआ है। मेरे में नहीं, बाकी आर्टिस्ट के साथ भी ये हुआ है। अब हमारे केस में जो लोग एम्प्लॉयड थे या हैं, और जिनको एक फिक्स सैलरी मिल रही है या पेंशन मिल रही है, उनके लिए समस्या कम है, क्योंकि पेंशन तो आ ही रही है। और आजकल गवर्नमेंट सफिशेंट पेंशन देती है, जिससे आप आराम से रह सकते हैं और आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं रहती कि नेक्स्ट मील्स कहाँ से आएगा। पर फिर भी हम जब चारों तरफ देखते हैं लोगों को स्ट्रगल करते हुए, काम वालियों को स्ट्रगल करते हुए, उनकी कहानियाँ सुनते हुए, तो मन में बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है कि हमने तो चलो पेंशन मिल रही है, आराम से रह रहे हैं, और ये लोग जो हैं उसी एज ग्रुप में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं। वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। ये इतना जो डिफरेंस है, ये केवल इसलिए है कि मैं एक घर में पैदा हुआ, वो दूसरे घर में पैदा हुआ। इस तरह से मन दुखी तो बहुत होता है ये सब देखकर, पर उस दुख को अव्यक्त करने के लिए या तो आप इलस्ट्रेशन बनाएं, या उस तरीके के भावों को करने के लिए अपने को तैयार करें, या फिर उसको मन के अंदर अपने वो जो एक होता रहता है उसको आप किसी तरीके से एक सहन करने का अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें। तो अभी भी ये कोरोना जो है पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, इसका डर अभी भी बना हुआ है, और ये डर जो है सभी के अंदर है, हमारे अंदर ही नहीं है। उसमें आपको पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है, आपको जॉब मिलता है या नहीं मिलता, उसका कोई नहीं है। डर तो सबको बराबर है। लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसको सस्टेन करने के लिए हम जो प्रिकॉशन ले सकते हैं उसको प्रिकॉशन हम ले रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। आपसे हमें आपकी कला यात्रा के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिला, और ऑब्वियसली दर्शकों को भी हमारी प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आखिर में हम